सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज नीट पीजी 2025 परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। और वहीं भाजपा ने आज लखनऊ में बुलाई बड़ी बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली विधानसभा को पेपरलेस बनाने की तैयारी पूरी। आज सभी विधायक अपनी सीट से मॉक ड्रिल करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्र कैद। कोर्ट ने पीड़ित को 11.5 लाख देने को कहा। वाराणसी प्रयागराज के 1 लाख घरों में गंगा का पानी भरा। यूपी के 12 जिलों में बाढ़। एमपी में तेज बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर। बिजली कर्मचारियों का वेतन रोका गया है। फेस अटेंडेंस दर्ज न कराने पर वेतन को रोका गया और वहीं 1361 कर्मचारियों का वेतन रोका गया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर और अहम खबर बता रहे हैं। फेस अटेंडेंस दर्ज न कराने पर वेतन को रोका गया है और तकरीबन 1361 कर्मचारियों का वेतन रोका गया। मुख्य अभियंता ने आदेश जारी किया और लखनऊ सहित प्रदेश के कई अन्य जिले भी शामिल हैं। प्रबंधन ने ऐप के जरिए फेस अटेंडेंस ली और जुलाई माह तक के वेतन में रोक लगा दी गई है। शनिवार को जारी किया गया है आदेश और अब वेतन को रोक दिया गया है। जुलाई माह तक के लिए जो वेतन है वो रोक दिया गया है। राजधानी लखनऊ से ये खबर बता रहे हैं। जुलाई माह तक के लिए सैलरी को रोका गया है और फेस अटेंडेंस न होने की वजह से वेतन को रोक दिया गया है। अश्वनी कुमार इसी खबर पर है। अश्वनी, क्या है पूरी जानकारी? जिस तरह से देखा गया है कि बिजली कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है और कारण है कि फेस अटेंडेंस दर्ज नहीं की गई थी। बिल्कुल, अभी आपको मध्यांचल विद्युत वितरण निगम है उससे प्रबंधन ने एक आदेश जारी किया था जिसके तहत ऐप के जरिए जो फेस अटेंडेंस है वो मस्त जरूरी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो मध्यांचल के अंतर्गत अन्य जिले हैं उसमें तमाम ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने फेस अटेंडेंस जो है उसको फॉलो नहीं किया। अगर बात करें सबसे ज्यादा 415 अयोध्या जोन के हैं। इसके अलावा बात करें लखनऊ, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत के अधिकारी कर्मचारी शामिल। निश्चित तौर पर शुचिता को बनाए रखने के लिए और कहीं ना कहीं फेयरनेस बनी रहे, कर्मचारी समय से ऑफिस है, इसको लेकर के बड़ा फैसला लिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है 1361 जो कर्मचारी थे उनका वेतन रोकना पड़ा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि शनिवार को इसका आदेश जारी हुआ, जबकि संभावना पूरी है कि शुक्रवार को ही वेतन जो है वो खातों में आ चुका होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं क्योंकि अंतिम तारीख को संभवतः सभी विभागों में जो उनकी तनख्वाह होती है पहुंच जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके बाद में ये आदेश जारी किया गया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा इसको लेकर के मध्यांचल के जो अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल अश्वनी, और ये इस तरह से तो सवाल भी खड़े होते हैं कि तनख्वाह आखिरी तारीख तक आ जाती है तो ऐसे में वेतन किस तरह से रोका गया है। और जुलाई माह का ये बताया जा रहा है कि जुलाई महीने तक के लिए वेतन रोका गया है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। फिलहाल राजधानी लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं। बिजली कर्मचारियों का वेतन रोका गया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। फेस अटेंडेंस दर्ज न कराने पर वेतन रोका गया है।
और लखनऊ से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव का सरकार पर आरोप है। पीडीए समाज के खिलाफ कार्य कर रही सरकार और सरकार को नहीं चाहिए शिक्षा, नौकरी और रोजगार। पीडीए के लोग पढ़ाई करें, बीजेपी नहीं चाहती। नौजवानों के भविष्य के साथ भाजपा खिलवाड़ कर रही है, ऐसा आरोप लगाया गया है अखिलेश यादव की ओर से। तो सरकार को शिक्षा, रोजगार नहीं चाहिए। पीडीए के लोग पढ़ाई करें तो बीजेपी को इससे भी परेशानी होती है। नौजवानों के भविष्य के साथ भाजपा खिलवाड़ कर रही है। तो अखिलेश यादव का सरकार पर ये गंभीर आरोप भी है। साथ ही पीडीए पाठशाला को लेकर जिस तरह से जगह जगह से तस्वीर आ रही, समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए पाठशाला का आयोजन कराया जा रहा था, उसको लेकर के विरोध भी दर्ज किया गया। और ऐसे में अखिलेश यादव का ये बयान, सरकार बच्चों की पढ़ाई नहीं चाहती, रोजगार नहीं चाहती और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। गंभीर आरोप अखिलेश की ओर से लगाए गए हैं सरकार पर। तो यूपी सरकार पर यह बड़ा आरोप। मनीष तिवारी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अखिलेश यादव की ओर से ये यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया गया है कि पीडीए की पाठशाला जिस तरह से चलाया जा रहा, तो अगर सपा पढ़ाती है तो दिक्कत होती है। सरकार शिक्षा, रोजगार नहीं चाहती और खास तौर पर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तमाम तरह के जो आरोप हैं अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए जिस प्रकार से अखिलेश यादव जो है लगातार जो है उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते रहते हैं और जिस प्रकार से स्कूलों को जो मर्ज किया जा रहा है, तो हर बार जो है अखिलेश यादव का बयान आता है। इस बार फिर उन्होंने बयान दिया है। उनका इस तौर से सरकार पर आरोप है कि जो स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, तो उन्हीं स्कूलों को मर्ज किया है जिससे जो पीडीए के जो छात्र हैं वो उनको सुविधा ना मिल सके, वो बच्चे जो है पढ़ ना सके। तो इसको लेकर के जो है स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, उन क्षेत्रों के मर्ज किए जिससे कि समाजवादी पार्टी सरकार को जो है नुकसान हो। वहीं पर बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर के भी सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि जो युवा हैं वो लगातार बेरोजगार हो रहे हैं, अशिक्षित हो रहे हैं स्कूलों के मर्ज। तो इन आरोपों के तहत उनका साफ तौर से एक और भी आरोप रहा सरकार के ऊपर कि उन स्कूलों को बंद किए जा रहे हैं जहाँ पे समाजवादी पार्टी के वोट है, और वहां पर उन स्कूलों को बंद करके जिससे कि वहां पर चुनाव के समय बूथ न बन सके और पीडीए के जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं वो वोट न डाल सके। तो इस प्रकार से लगातार अखिलेश यादव जो है सरकार को घेर रहे हैं। और सबसे अहम बात यही देखने को मिलती है, जिस प्रकार से स्कूल मर्ज को लेकर के जो सरकार कदम उठा रही है, इस पर जो है विपक्षी दल लगातार जो है सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मनीष, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं।
और सीधा चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां पर दूरसंचार विभाग में चयनित अभ्यर्थियों से क्या कुछ करे हैं। नियुक्ति पत्र इससे पहले वितरित किया गया था और संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सुन लेते हैं। हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। याद करिए 2017 के पहले की स्थिति क्या थी। भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं होते थे, भेदभाव होता था, पैसे का लेन देन होता था, एक एक भर्ती पर बोली बोली जाती थी। परिणाम क्या था? नौजवान के हितों पर तो कुठाराघात होता ही था, साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था भी तहस नहस हो गई थी। प्रदेश में दंगों का दौर चला, प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कोई व्यक्ति घर के बाहर जाता था तो सायंकाल होते होते परिवार के लोग चिंतित होने लगते थे कि वह कब घर सुरक्षित पहुंचेगा। प्रदेश में निवेश नहीं होता था तो विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। नौजवान प्लान कर रहा था। प्रदेश के अंदर अराजकता, दंगों के उस दौर में लगातार आतंकी घटनाओं ने भी अंजाम देना प्रारंभ किया। अनेक घटनाएं प्रारंभ हुई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हो, काशी में संकट मोचन मंदिर, काशी की कचहरी, अयोध्या की कचहरी हो या लखनऊ की कचहरी, विस्फोट लगातार होते थे। सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर आतंकी हमला, ये उसी दौर की बात है जब निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को पिछली सरकारों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए बाधित किया था। परिणाम था उत्तर प्रदेश का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हुआ था, हताशा और निराशा में जीने के लिए मजबूर हुआ था। भाई भतीजेवाद और परिवारवाद के बोलबाले ने न्यायालय को भर्ती की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया था और प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। एक पहचान का संकट, पूरा बदनामी एक परिवार और एक पार्टी करती थी, गलत काम एक परिवार और एक पार्टी करती थी। खामियाजा उस समय की 20 करोड़ की आबादी को भुगतना पड़ता था जब उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। और इसी अराजकता, गुंडागिर्दी, लंबे कर्फ्यू के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2017 में जब हमारी सरकार आती है तो हम लोगों ने भर्ती की इस प्रक्रिया को ईमानदारी पूर्वक करने के लिए इस बोर्ड की सुदृढ़ीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और तय किया कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। अगर कहीं भी किसी नौजवान के भविष्य के साथ किसी भर्ती बोर्ड और आयोग ने भेदभाव किया तो उनकी जवाबदेही तय होगी। किसी ने भर्ती की प्रक्रिया में सेंधमारी की तो उसकी 7 पीढ़ियों को फिर इस सेंधमारी का जवाब देना पड़ेगा और उसके परिणाम स्वरूप जो कार्रवाई उस समय हम लोगों ने प्रारंभ की, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश देश के अंदर
सर्वाधिक पुलिस की भर्ती और सरकारी नौकरी देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है, अग्रणी राज्यों में है। 8.5 लाख सरकारी भर्ती हमने अब तक संपन्न की है। परसेप्शन बदला तो निवेश भी आया, सुरक्षा का बेहतर माहौल बना तो निवेश भी आया। निवेश के माध्यम से भी लगभग 2 करोड़ युवाओं को ले अपने जनपद में रोजगार की नई संभावना बनी। शासन की कार्रवाई कार्यक्रम अनवरत आगे बढ़े तो आउटसोर्सिंग से भी भर्ती की प्रक्रिया को एक नई दिशा वहां पर प्राप्त हुई। लगातार जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े थे, मजबूती के साथ आगे बढ़ना पड़ा था। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाना पड़ा था। भर्ती की प्रक्रिया से लेकर के ट्रेनिंग की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और आज मैं कह सकता हूं कि अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल देश के अंदर एकमात्र पुलिस बल हो सकता है, सिविल पुलिस का ऐसा बल हो सकता है जिसने 2,17,500 से अधिक कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को निष्पक्ष संपन्न कराने में सफलता प्राप्त की है। यानी पिछले 8 वर्ष के अंदर जितनी हमने भर्ती की है, बहुत सारे राज्यों में तो उसका 1/4 भी पूरा पुलिस बल नहीं है, जितना हमने मात्र 8 वर्ष में ही संपन्न कर दिया है। और अभी तो उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 30,000 और पुलिस भर्ती की प्रक्रिया के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ी प्रारंभ हुई है। यानी बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया होगी। हमने ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया है। मुझे याद है जब हम लोगों ने पहली भर्ती की थी 2017-18 में, भर्ती की प्रक्रिया के लिए उस समय हमारे पास ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी। ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने उस समय आर्मी, पैरामिलिट्री, अन्य राज्यों के ट्रेनिंग केंद्र लिए थे। आज मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने अभी हाल ही में 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया है। और ये 60,244 जिस राज्य में 3,000 की 17 में मात्र 3,000 की ट्रेनिंग होती थी, आज उस राज्य में 60,244 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक साथ उत्तर प्रदेश के पुलिस बल के अंदर ही ट्रेनिंग की क्षमता को वृद्धि करके नए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना करके हम लोगों ने वहां पर ही उत्तर प्रदेश के अंदर ही ये ट्रेनिंग हो रही है। और उत्तर प्रदेश पुलिस स्वयं ये ट्रेनिंग करवा रहा है, किसी के सेंटर को हायर करके नहीं। एक कैपेसिटी बिल्डिंग की गई, ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया गया, तो पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं को ही बढ़ाया गया। आज आप जाते होंगे, किसी जिले में आप जाएंगे और ज्यादातर जिले, वो ठीक है कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर जैसे सिटी को छोड़ दें तो शेष अन्य शहरों की स्थिति क्या है? जो सबसे ऊंची जो भी भवन होगा, सबसे ऊंचा भवन होगा, वह उत्तर प्रदेश पुलिस का बैरक होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कार्मिकों की सुविधा का बैरक होगा, जहां पर उनके लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। हम लोग जब आए थे
10 जनपद ऐसे थे जिनका गठन हुए 20, 25, 30 साल हो गए थे, लेकिन वहां पुलिस लाइन नहीं थी। हम लोगों ने पुलिस लाइन गठित की, पुलिस लाइन दी, पुलिस मुख्यालय बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, पुलिस में व्यापक रिफॉर्म किए, 7 नए पुलिस कमिश्नरेट बनाए। पुलिस कमिश्नरेट गठन होने की प्रक्रिया की मांग उत्तर प्रदेश में, पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की मांग 1971-72 से चल रही थी, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही सरकार आई, हम लोगों ने कहा निर्णय लेंगे, पहले चरण में 3, अगले चरण में 4 को हम लोगों ने एक साथ बना करके 7 जनपद वर्तमान में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम के साथ जुड़ करके पुलिस के रिफॉर्म की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश वासियों को उपलब्ध करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो दैनिक जीवन में अपने जनपदीय स्तर पर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में फिर कहां पे चूक होती है कि कभी कभी किसी कॉमन मैन को उंगली उठानी पड़ती है हमारे व्यवहार पर। याद रखना, आज हम उस दौर में आ चुके हैं जब ये देश अब गुलाम नहीं है। अब यह देश एक स्वतंत्र देश है। आजादी के अमृत काल में एक विकसित भारत की परिकल्पना के साथ दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होने वाला भारत है। हर नागरिक को स्वतंत्रता का इस एहसास को कराना होगा और उसके लिए पुलिस बल को उतना ही संवेदनशील आम नागरिक के प्रति होना होगा। तो अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने वाले तत्वों के प्रति उतना ही सख्त भी होना होगा। दूसरा, महिलाओं की भागीदारी हो। आधी आबादी को वंचित करके हम विकास के किसी अच्छे मॉडल को प्रस्तुत नहीं कर सकते। मुझे प्रसन्नता है कि जो हम लोगों ने पहली बार तय किया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कम से कम 20% बालिकाएं आए, और जब मैं देख रहा था कि 1494 टेलीकॉम पुलिस की भर्ती में 20% के इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, लगभग 300 बालिकाओं का चयन भी इसमें संपन्न हुआ है और वे सफलतापूर्वक अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा देंगे। यानी ये जो 20% का जो रेशियो है, अभी तो इसको हमने मेंटेन किया है, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमें ये संख्या थोड़ा बढ़ानी और पड़ सकती है, जिससे इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, देश की सुरक्षा के लिए जो समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा हमारी सरकार ने तय किया अग्निवीर, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, उन अग्निवीरों को अगले वर्ष से वे कुछ सेवा का हिस्सा रहेंगे, कुछ लोग वापस आएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले से तय कर रखा है 20% उन्हें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश पुलिस बल में देने जा रहे हैं। ये 20% रिजर्वेशन इसलिए क्योंकि ट्रेन्ड मैन पावर हमें प्राप्त होगा और हर एक क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा हम उसको लेंगे, क्योंकि ये युवा ऊर्जा है, जिस युवा ऊर्जा के बल पर ही हम एक विकसित भारत की परिकल्पना को और एक समर्थ उत्तर प्रदेश के संकल्प को आगे बढ़ा सकते हैं। और यही प्रधानमंत्री जी का विजन है, यही विजन है हमारा। उत्तर प्रदेश पुलिस बल को लगातार इस दिशा में प्रयास करना है, लगातार प्रयास करना है। पुलिस की चुनौती कभी कम नहीं होती। याद रखना, आज हम कुछ कर रहे हैं तो कल हमारी प्रतिस्पर्धा हमारी ही कार्यों से होनी है। हमने बीते 8 वर्ष में जो कुछ किया है उसको प्रदेश ने, देश ने, दुनिया ने उसको स्वीकारा है, उसको एप्रिशिएट किया है। अब आने वाले समय के लिए हमें इससे भी बेहतर दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि हर 10 साल के बाद पीढ़ी भी बदल जाती है,
उस पीढ़ी का परिवर्तन जब होता है तो उस बदली हुई पीढ़ी के सामने वह नया प्रवेश दिखना चाहिए जिसका वो इंतजार कर रहा है। इसके लिए अपने आप को तैयार करना। याद रखना, टेलीकॉम पुलिस ने कुंभ के दौरान एक बेहतर प्रदर्शन किया था, अच्छा काम किया था। और याद करना, ये किसी भी फोर्स का टेक्नोलॉजी उसका एक पार्ट होता है। इसके बगैर हम कोई कल्पना कर ही नहीं सकते। आज के दिन पर जीवन अधूरा होता है। टेलीकॉम पुलिस कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। याद रखना, दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन एक सशक्त माध्यम है सूचनाओं का आदान प्रदान करने का, और खासतौर पर तब जब यूपी जैसा राज्य हो, 25 करोड़ की आबादी के राज्य में इस चुनौती का सामना करना हो। उन स्थितियों में आपके सामने टेलीकॉम पुलिस की चुनौतियां किसी से कम नहीं हो सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 6 महीने आपके ट्रेनिंग के होंगे। ट्रेनिंग के इस दौरान बेहतर ट्रेनिंग लेना, अपनी ट्रेनिंग के अंदर टेलीकॉम पुलिस से जुड़ी हुई उन चुनौतियों को समझना, कैसे आप पुलिस के सामान्य कम्युनिकेशन को बेहतर से बेहतर देकर के ससमय उन्हें सूचनाएं उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। इस दिशा में आपका प्रयास जितना तत्परता के साथ और जितनी ईमानदारी और सक्रियता के साथ हो पाएगा, उतना ही बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश पुलिस का देखने को मिलेगा। समय के अनुरूप हमें अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो यहां पे डीजीपी साहब ने कहा है कि अब तक हम 63 जनपद हमारे ऐसे हैं जहां पे हमने पुलिस के दूरसंचार पुलिस के डिजिटाइजेशन की कार्रवाई को अब तक संपन्न किया है। और मेरा यह मानना है कि हम बहुत शीघ्र 75 के 75 जनपदों में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश पुलिस को अब उसके आधुनिकीकरण के दिशा में आगे के जो प्रयास होने हैं, उस प्रयास की कड़ी को और तत्परता के साथ आगे बढ़ाने में हम सफल होंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जिन कार्मिकों को यहां पर आज एक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, उन्हें इस बात को ध्यान रखना होगा, वे पूरी दृढ़ता के साथ इस बात को स्वीकार करेंगे कि उनका एप्लीकेशन लेने से लेकर के और आज नियुक्ति पत्र प्राप्त होने तक किसी भी स्तर पर उन्हें सिफारिश कराने या किसी भी प्रकार के लेन देन की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर सरकार ने प्रतिबद्धता पूर्वक आपको एक निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के साथ जोड़ करके आपके सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करके आपके अभिभावक को भी और आपको भी एक नए भविष्य की ओर अग्रसर किया है, तो सरकार की भी यही मंशा है कि आप भी इसी प्रकार की तत्परता के साथ, संवेदनशीलता के साथ अपने व्यवहारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उत्तर प्रदेश को एक समर्थ प्रदेश बनाने में, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनकर के अपनी कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको, आपके अभिभावकों को इस चयन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नत बोर्ड के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि ट्रेनिंग के दौरान आपका आचरण एक अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और व्यवहारिक रूप से दक्ष पुलिस कार्मिक के रूप में देखते हुए बने। यह हम सब
ट्रेनिंग के दौरान भी और ट्रेनिंग के उपरांत भी करके दिखाएंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन इन सभी के भविष्य के पथ को आलोकित करेगा और इनके अंदर संकल्प और प्रतिबद्ध। और सीधा चलते हैं देहरादून, जहां पर कई जो विभिन्न चयनित अभ्यर्थी उनको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं सीएम धामी। नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के प्रतिशत जो क्षैतिज आरक्षण है उसके बाद सरकारी सेवा में उनको आज अवसर मिल रहा है। और ये हमने राज्य की विधानसभा में विधेयक ला रहे, ये विधेयक से हमारे राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को आरक्षण मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाइयों बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि सभी जा रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक। तो सर्जिकल स्ट्राइक सच में ये बड़ा कठिन निर्णय था और उस निर्णय को लेने में हमें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आप सबको भली भांति याद होगा कि उत्तराखंड में हमारे यहाँ किस प्रकार से भर्तियों में भारी पक्षपात होता था, धांधली हुआ करती थी, भ्रष्टाचार होता था, पेन ड्राइव से नकल होती थी, पर्चे लीक कर दिए जाते थे और हर तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला था। भाइयों बहनों, हमने संकल्प लिया कि किसी भी कीमत पर हम हमारे आने वाले कर्णधारों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे बेटे बेटियों के साथ, उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, हम उन चुनौतियों का मुकाबला करें। और हमने इन नकल माफियाओं को रोकने का काम किया, उनकी रीढ़ तोड़ने का काम किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। और जब हम नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रहे थे, हम कार्रवाई कर रहे थे, उसी बीच में हमारे बीच के हमारे युवाओं को, नौजवानों को बरगलाने का काम भी हुआ, उनको भड़काने का काम भी हुआ, सड़कों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसाया गया, तोड़फोड़ करने के लिए उकसाया गया। लेकिन भाइयों बहनों, हमें पूरा भरोसा था देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य पर, आप सब पर, कि सच में, क्योंकि हम सही काम करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, हम अपने भविष्य को ठीक करने के लिए इस प्रकार का निर्णय ले रहे थे, इसलिए हम पीछे नहीं हटे, हम रुके नहीं, हम हटे नहीं और निर्णय लेने में हमने इतनी सी भी तनिक भी देरी नहीं करी और हमने निर्णय लिया, हम पूरे भारत का सबसे कठिन नकल विरोधी कानून भी लेकर आए। और उसी का परिणाम हुआ कि लगभग, जो महाराज जी कहते 23,000 से अधिक नियुक्तियां लगभग 24,000 के आसपास पहुंच गई हैं। वो नियुक्तियां हम बिना किसी नकल के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी पक्षपात के करने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। और आप सबको सही प्रकार से पता होगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, हमारे भाई बहन, जो कई वर्षों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, लेकिन रिजल्ट जब आता था, परिणाम आते थे, तो उनका नाम नहीं आता था, चयन में उनका नंबर नहीं आता था। भाइयों बहनों, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता होने के बाद भी सभी युवाओं के अंदर भी घर कर गई थी कि हम कितनी भी मेहनत करें, हमारा चयन नहीं होगा। उनका आत्मबल लगातार गिरता जा रहा था, उनके माता पिता का भी आत्मबल कम हो रहा था, जो अपनी मजदूरी करके, मेहनत करके, छोटी सब्जी की दुकान चलाकर, कोई छोटा सा दूध का कारोबार करके, कोई परचून की दुकान चला के अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाते थे। भाइयों बहनों, हमने कहा चाहे कुछ भी हो, हम अब इस व्यवस्था को बदलेंगे और हमने इसको शुरू किया। उसी का परिणाम हुआ कि आज प्रदेश में आप कहीं चले जाइए, हर जनपद में कोई परीक्षा हो, हर जनपद से हमारे चयनित अभ्यर्थी मिलते हैं।
कोई अभी पीसीएस परीक्षा का परिणाम आया था, पीसीएस परीक्षा के परिणाम में कोई जनपद ऐसा नहीं है जिस जनपद से हमारे पीसीएस के अभ्यर्थी चयन न हुए हो। क्योंकि अब चयन का आधार नकल नहीं है, अब चयन का आधार भ्रष्टाचार नहीं है, चयन का आधार अब नकल माफिया नहीं है, चयन का आधार अब केवल और केवल एक है, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता। इसके आधार पर चयन हो रहा है और ये क्रम हमारा आगे भी चलने वाला है। जैसा महाराज जी ने बताया कि हम अनवरत रूप से इस काम को चलाने वाले हैं। बीच में 1-1.5 महीने का विलंब हो गया, पता नहीं आप लोगों को भी शायद ये नियुक्ति पत्र मिलने में, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी, त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव चल रहे थे। भाइयों बहनों, आज नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जो संख्या है महाराज जी उसमें बढ़ जाएंगे, लगभग 150 से ऊपर और हो जाएंगे। तो बहुत जल्दी हम अन्य विभागों का भी जो है इसको करने वाले हैं। भाइयों बहनों, इसी प्रकार हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दृढ़ संकल्पित होकर हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा भ्रष्टाचार की जब बात आती थी तो एक लोगों की धारणा बन गई थी कि छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, यही कहते थे लोग, यही कहते थे ना, छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, बड़ी मछलियों पर कोई हाथ नहीं डालता है। भाइयों बहनों, अब हमने कहा छोटी मछलियां हों, बड़ी मछलियां हों या भ्रष्टाचारी रूपी बड़े मगरमच्छ हों, जो भी भ्रष्टाचार करेगा, लापरवाही करेगा, अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से नहीं निभाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और इसके बहुत सारे परिणाम आप लोगों ने देखे हैं प्रत्यक्ष में कि जहां भी ऐसी शिकायतें आई हैं वहां पर हमने कार्रवाई की है। आज के इस अवसर पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों को एक संकल्प लेना है कि आप अपने कार्यस्थल पर जो जिम्मेदारी, जो दायित्व आपको मिलने वाले हैं, वो महत्वपूर्ण दायित्व हैं। वहां पर आप पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ कामों को करेंगे और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या अनुचित व्यवहार को न तो सहेंगे, न ही उसका हिस्सा बनेंगे, न ही उसमें सम्मिलित होंगे। और आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से एक बात और साझा करना चाहता हूं कि कल ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ सकें, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बन सके, भारत दुनिया का विश्वगुरु भारत बन सके, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन सके। भाइयों बहनों, हम सबको ये संकल्प लेना होगा, केवल हम लोग, जितने लोग इस सभागार में बैठे हैं इतने लोग नहीं, आज इसके माध्यम से पूरे उत्तराखंड के अंदर ये संदेश जाना चाहिए कि हम अपनी एक लिस्ट बनाएं कि पूरे दिन भर में हम जिन जिन उत्पादों का, जिन जिन सामानों का या हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले जितने प्रकार के भी सामान हैं, जिस प्रकार की भी सामग्रियां हैं, उन सब की एक लिस्ट बनाएं कि उनमें से कौन कौन सी स्वदेशी है। देखिए, व्यक्ति को क्या चाहिए होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे यहाँ अच्छे से अच्छा अन्न उत्पादन हो रहा है, अच्छे से अच्छे अन्नों का एक से एक अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास है, कपड़े की कोई कमी नहीं है। आज नहीं, जब देश जो है आज़ाद नहीं हुआ था, आज से 100 वर्ष पहले भी हमारे यहाँ का जो कपड़ा था वो दुनिया को निर्यात होता था, पूरी दुनिया को जाता था। और मकान बनाने के लिए सारी जो है स्वदेशी हमारी अनेक प्रकार की कंपनियां हैं। ईटा भी यहीं बनता है, गारा भी यहीं बनता है, मिस्त्री भी हमारे यहीं बनते हैं, आप लोग हैं, तो सारी चीजें हमारे पास हैं। तो हम सब के माध्यम से जरूर लोगों के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प हम सबके समक्ष रखा है, भारत विकसित तभी बनेगा जब हमारा उत्तराखंड भी विकसित बनेगा। और उत्तराखंड विकसित तभी बनेगा जब उत्तराखंड का हर एक स्थान विकसित बनेगा। और ये हम सबको टारगेट लेना है कि उसमें हम अपना किस प्रकार से योगदान देते हैं।
जैसा महाराज जी ने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो कुछ आग लगाने वालों का होगा तो कुछ आग बुझाने वालों का भी होगा। तो विकसित भारत बनाने वालों में हम सबका उस इतिहास में नाम हो, हम सबका योगदान हो, ऐसा हम सबको प्रयास करना चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए इस आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को साकार करने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद सभी बच्चों को मेरा और बहुत आभार। मैं शीघ्रता से ये मोमेंटो हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए प्रदान करना, उसी क्रम में जिस तरह आपने स्वागत किया था बुके से, उसी क्रम में फटाफट से जो है ये बुके जो है मंचा सिंह सम्मानित मंच को प्रदान कर दें। अभी आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही, साथ ही नियुक्त पत्र वितरित किया कई विभागों के अभ्यर्थियों को। साथ ही अब बढ़ते हैं खबर की ओर। अलीगढ़ से आ रही है खबर, जहां पर एएमयू में छात्रों का हंगामा देखा गया। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ भड़का आक्रोश और छात्रों में दिखी जबरदस्त नाराजगी। विद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप, सेल्फ फाइनेंस के नाम पर शोषण के आरोप और मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर, बता देते हैं आपको लखनऊ से खबर। ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर अब शिकंजा कसा जाएगा, जरूरत पड़े तो एनएसए भी लगाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐसा कहना है, बिना अनुमति ड्रोन संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध और ड्रोन से अफवाह या डर फैलाया तो सख्त कार्रवाई भी होगी। तो हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की निगरानी के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। प्रदेश में ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी। मनीष पांडे इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरह से ड्रोन को लेकर के दहशत फैलाई जा रही थी, तमाम जिलों से ऐसी खबर भी निकलकर सामने आई। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपना सख्त रुख दिखाना शुरू कर दिया है और सीधे तौर पर कह दिया है कि एनएसए भी लगाया जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है। तमाम जिलों से खबरें आ रही थी कि कई इलाकों में ड्रोन देखे जा रहे थे। जो स्थानीय लोग होते थे उससे दहशत में आ जाते थे कि आखिर ड्रोन चलाने वाला कौन है, उड़ाने वाला कौन है, क्योंकि ऐसा कोई विशेष नियम ड्रोन के लिए पूरे प्रदेश में नहीं बनाया गया था। जो ऐतिहासिक इमारतें हैं या जो संरक्षित क्षेत्र हैं वहां पर ही सिर्फ जो है अभी तक ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित था, उसके लिए जिलाधिकारियों की परमिशन भी लेनी होती थी। लेकिन अब इस नियम को और सख्त बना दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने साफ और स्पष्ट निर्देश दिए हैं प्रमुख सचिव गृह और तमाम कानून व्यवस्था से जुड़े अफसरों को कि एक तगड़ा नियम बनाया जाए और अगर कहीं भी ड्रोन का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो तकनीकी का दुरुपयोग हो रहा है और जहां भी इसका इस्तेमाल दहशत फैलाने या इस तरह के कामों के लिए की जा रही है, अगर ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं तो इस तरह के काम करने वालों के लोगों के ऊपर एनएसए तक लगाया जाए और सख्त नियम बनाए। तो निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है और जो उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो इस तरह की सिक्योरिटीज के लिए बाकायदे नियमित पेट्रोलिंग भी पुलिस करे, नजर रखे कि कहाँ इस तरह की ड्रोन एक्टिविटी हो रही है, कहाँ ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, कहाँ ड्रोन चलाए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है ये तमाम घटनाओं को प्रदेश में देखते हुए। जी बहुत शुक्रिया मनीष जी पूरी जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर मनीष पांडे पूरी जानकारी दे रहे थे कि कितने जो ड्रोन कैमरे हैं उनसे निगरानी की जा रही थी, लेकिन अब इस पर सख्त
कार्रवाई सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की जा रही है। तो ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर अब गैंगस्टर एक्ट लगेगा। बड़ा रुख और जरूरत पड़ी तो एनएसए भी लगाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ऐसा फरमान आया है। बिना अनुमति ड्रोन संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता दें, सरकारी अस्पतालों को सप्लाई की गई दवाएं अब फेल साबित हो रही हैं। वहीं सप्लाई की गई दवाएं फेल हो रही हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट की दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल हुई हैं। यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की ये बड़ी कार्रवाई। 2 फार्मा कंपनियां 3 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड की गई। जांच में मानकों पर खरी नहीं उतरी दवाएं। मिर्जापुर से खबर, गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और जनपद में अब हड़कंप भी देखा जा रहा है। अगस्त की शुरुआत में ही मिर्जापुर में भीषण बारिश और छोटी नदियां भी उफान पर हैं। बकहर नाले ने चिंता बढ़ाई है। फसलें जलमग्न है। किसान बेहाल और पशु पक्षियों पर भी बाढ़ का असर देखा जा रहा है। प्रशासन बाढ़ चौकियों का निरीक्षण भी कर रहा है। गंगा का पानी है बस्तियों तक पहुंच रहा है। खतरा बढ़ा हुआ है। सहारनपुर से खबर आ रही है, तेज रफ्तार कार की टक्कर से व्यक्ति की मौत। कार पेड़ से टकराई, 4 श्रद्धालु घायल हुए हैं। महिला और बच्चे भी घायल। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। मां शाकंभरी देवी दर्शन को जा रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कारखाना एक्सपोर्ट का। किसका है? ये तनवीर अहमद का। क्या घटना हुई है? इसमें जो है शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे आग लगी और जनहानि से तो खैर ऊपर वाले ने बचा लिया, लेकिन ये है माली नुकसान का आकलन अभी तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी लाखों में, मुझे लगता है कि लाखों में नुकसान रहा होगा। आग कैसे बुझाई है? आग फायर ब्रिगेड भी आई और बेट पुलिस ने बहुत हेल्प की है और कुछ लोगों ने महल्ले पड़ोस के मिलकर अपने समरसीबल से पानी वाली डाल। हमीरपुर से खबर, पहुंचे हैं हमीरपुर जल शक्ति कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ आश्रय स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और वहीं बाढ़ पीड़ितों से भी मिलकर उनकी समस्याएं भी जानी है। तो बाढ़ पीड़ितों से मिलकर बांटे उनको लंच पैकेट। जनपद के आला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शासन प्रशासन 24 घंटे बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ा है, स्वतंत्र देव सिंह का कहना है। और गोंडा से आ रही है खबर, बता देते हैं गोंडा से। दर्शन करने के लोगों को संग बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर बोलेरो नहर में पलट गई। बड़ी खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं। बोलेरो के नहर में पलटने से 11 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महज 4 लोगों को ही जिंदा बचाया जा सका है। तो गोंडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बोलेरो में सवार थे तकरीबन 15 लोग। मोतीगंज जा रहे थे और इस हादसे का शिकार हुए। सूचना मिलते ही प्रशासन भी मौके पर पहुंच रहा है और साथ ही साथ 11 लोगों की मौत बताई जा रही है। एसपी के साथ डीएम भी घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। इटिया थोक के रेरा बेलवा बहुता नहर का ये पूरा मामला, पूरी घटना है जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। दर्शन करने के लिए पहुंचे लोगों के साथ ये बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर बोलेरो नहर में पलट गई, जिसमें से 15 लोग सवार थे। 11 की मौत बताई जा रही है। वही 4 लोगों को ही बचाया जा सका है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं गोंडा से। ये तस्वीर जहां पर हादसे की शिकार हुई है बोलेरो और ये बड़ा हादसा, 11 की मौत बताई जा रही है। साथ ही साथ 4 लोगों को बचाया जा सका है। ये तस्वीर
सुबह की दिखा रहे हैं आपको, जहां पर ये बड़ा हादसा, एक और बारिश और दूसरी ओर ये भयानक तस्वीर, जहां पर और हमारे साथ फोन लाइन पर राकेश शुक्ला जुड़ चुके हैं। राकेश, किस तरह से यह हादसा हुआ और हादसे का प्रमुख जो कारण है, वजह है, वो क्या मानी जा रही है? की जनपद गोंडा की मोतीगंज के रहने वाले लोग थे जो पृथ्वीनाथ दर्शन करने के लिए बोलेरो से आए थे और जो दर्शन करके वापस जा रहे थे तो इतिहास थाना अंतर्गत पड़ता है बेलवा बहुता, जो सरयू नहर गए तो सरयू नहर में इनकी बोलेरो आने से नहर गई। मौके पर 15 लोगों की मौत हो गई और 4 लोगों को बताया। लेकिन अभी आधिकारिक सूत्रों के अधिकारी के तौर पर द्वारा 14 मौतों की पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि अभी मौतें 11 ही बताई जा रही है और बताया जा रही 4 लोग जिंदा बच गए हैं। मौके पर जनपद के आला अधिकारी और पुलिस टीम और जो एसडीआरएफ मौके पर रवाना हो चुकी है, बचाव का जाए। बहुत शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी देने के लिए। फिलहाल ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, गोंडा से दर्शन करने के लिए पहुंचे लोगों के साथ ये बड़ा हादसा हुआ है। 11 की मौत और 4 को बचाया गया है, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है सामने। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।